अगली हेडिंग डाल लो बेटे, अगली हेडिंग डालो ईंधन सेल। ईंधन सेल, देखो ईंधन सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जो ईंधन के दहन से, ईंधन को जब जलाया जाता है ना तो वहां से ऊर्जा निकलती है, तो ईंधन के दहन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है? ईंधन सेल कहा जाता है। लिखो परिभाषा, ऐसे सेल जो ईंधन के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल कहलाते हैं। इधर देखो, बाद में उतार लेना। ईंधन सेल के एग्जाम्पलों में जो हमारी बुक में एग्जाम्पल है वो है H2O2 सेल। H2O2 सेल, तो हमें किसकी बनावट पढ़नी है? H2O2 सेल की। तो देखो H2O2 सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है, तू नहीं जो इन लबों पे एक शिकायत रह गई। अरे हाँ, तू नहीं जो, मतलब ये सेल नहीं तो। ईंधन सेल में क्या होता है? एक पात्र होता है, इस पात्र में दो रंध्र युक्त यानी छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। थोड़ा सा दूर बनाओ, थोड़ा सा दूर बनाओ। यहां क्या होते हैं? कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ऐसे। कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड लिख देते हैं, छिद्रयुक्त कार्बन इलेक्ट्रोड। छिद्रयुक्त कार्बन इलेक्ट्रोड, इनके मध्य, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघट्य भरा रहता है, और विद्युत अपघट्य के रूप में हम KOH या NOH के जलीय विलयन ले सकते हैं। KOH या NOH के जलीय विलयन ले सकते हैं। कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये विद्युत अपघट्य का कार्य करेंगे, विद्युत अपघट्य। अब क्या होता है? सेल में H2 व O2 गैस प्रवाहित की जाती है, यहां से, यहां छेद होता है, व्यवस्था होती है, ये यहां से H2 व O2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो इधर से कर देते हैं हम O2 गैस प्रवाहित, और इधर से कर लेते हैं H2 गैस प्रवाहित। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप H2 को इधर लिखो या O2 को उधर लिखो, दो गैसें हैं। अब होगा क्या? ये गैसें इन इलेक्ट्रोडों, इन पे छिद्र है ना, तो इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत अपघट्य के विलयन में विस्तृत होगी, जहां इन गैसों का या तो ऑक्सीकरण होगा या फिर क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहां ऑक्सीकरण किसका होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। अब सेल का वो टर्मिनल जिसपे ऑक्सीकरण हुआ है वो क्या बन गया? एनोड बन गया। तो ये बन गया है सेल का एनोड,
और ये क्या बन गया सेल का कैथोड। ये तो हुई सेल की बनावट। अब देखते हैं सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो एनोड पर क्या होता है, क्या होता है बेटे एनोड पर? ऑक्सीकरण। हमेशा एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर है कौन? हाइड्रोजन। एनोड पर है कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का यहां क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अब सवाल ये उठता है क्या हाइड्रोजन का सीधा ऑक्सीकरण हो जाएगा? नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा। यहां से देखो जब हम इनको तोड़ेंगे ना तो यहां से K प्लस प्लस OH माइनस, जब विद्युत अपघट्य विलयन में टूटा तो इसने क्या दिया? K प्लस और OH माइनस। और अगर आपने NaOH ले रखा है तो वो क्या दे देगा? Na प्लस और OH माइनस। तो यहाँ विद्युत अपघट्य के अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोक्सी आयन प्राप्त होते हैं। उनकी सहायता से इस हाइड्रोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। रिएक्शन में देखो, हाइड्रोजन होती है, उसका ऑक्सीकरण होता है OH माइनस आयनों की सहायता से। ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग। तो यहां से ये हाइड्रोजन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो दोनों हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में कन्वर्ट हो जाती है? 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? 2H प्लस में। दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? 2H प्लस में कन्वर्ट हो गई है। अब ये जो 2H प्लस है ना, ये H प्लस इस OH माइनस आयनों के साथ में क्रिया करेगा और वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग चुकी है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लिख दिए। H प्लस आयनों का के साथ में रिएक्ट करेगा जिससे H2O बनेगा। जैसे H प्लस और OH माइनस आयन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा, सॉरी H2O बनेगा। तो यहां से ये क्या करते हैं? H2O बनाते हैं, लेकिन 2H प्लस है तो यहाँ 2 टाइम OH। ऐसे देखो इसको, यहाँ H प्लस, यहाँ H प्लस, और वहाँ 2 टाइम OH है, OH माइनस और OH माइनस। तो ये एक H2O बना और ये दूसरा H2O। तो सेल में क्या होता है? 2 टाइम H2O बन जाते हैं। अब देखो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होता है? ऑक्सीकरण। दूसरी चीज और देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की वृद्धि होना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का एनोड पर क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया। अब चलते हैं कैथोड पर। अब चलते कैथोड पर। अब आ जाते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। देख के बताओ, देखिए कैथोड पर कौन है? ऑक्सीजन। अब यहां ऑक्सीजन का क्या होगा? अपचयन होगा। तो कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। टूट जा। ऑक्सीजन का अपचयन होता है। अब वो सीधा अपचयन होता है या किसी की सहायता से? यहां से जो H2O बने ना, इन H2O की सहायता से। ऑक्सीजन का अपचयन होता है वो H2O और इन इलेक्ट्रॉन की सहायता से। तो H2O जो एनोड पर बने प्लस इलेक्ट्रॉन। कितने H2O चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बाद की बात है। देखो अब हुआ क्या, ये ऑक्सीजन ऐसे है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाई हुई है, सहसंयोजक बंध है। जब इसका विखंडन होगा तो सम्मांश विखंडन होगा, होमोलिटिक क्लीवेजन होगा, जिससे यहाँ O और O प्राप्त होगी। और दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी और ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है 4 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? एनोड से तो 2 है। तो इस रिएक्शन को 2 टाइम कर लो, ये लो डबल कर दिया ना रिएक्शन को। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है? 4। वहां से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कितने H2 आए? देखो इस H2O को तोड़ो, इसको तोड़ने से H प्लस प्लस OH माइनस साइन। तो एक ऑक्सीजन के साथ तो ये क्रिया कर जाता है, H प्लस और O-2 जो अभी बनी थी तो OH माइनस साइन बना देता है। लेकिन एक ऑक्सीजन और बच गई तो एक H2O और चाहिए।
तो एक H2 और होगा, तो उसमें एक OH माइनस होगा और एक H प्लस होगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर जाएगा, तो यहां से OH माइनस आयन और बन जाएगा। टोटल कितने OH आयन बने? 4। अरे 2 तो H2O का अपघटन हुआ तो निकल गए, और 2 जब यहां से H प्लस आयन निकले उन्होंने इन ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तब बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 4, तो 4 OH माइनस आयन। इस प्रकार से कैथोड पर इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है। नेट रिएक्शन देखते हैं सेल की, नेट रिएक्शन देखते हैं। नेट रिएक्शन में क्या करते हैं? एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन कैंसल, और OH से OH कैंसल, H2O2 टाइम लेके आए थे ना, हाँ, और यहाँ से 4H2O से 2H2O तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 2H2O। नेट रिएक्शन लिख लो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। एनोड और कैथोड वाली को जोड़ के लिख लेते हैं। यहां से क्या बचा? H2, यहां लिख लेते हैं। यहां से क्या बचा? एनोड से H2 बचा, ये गया। यहां से क्या बचा? O2, और कुछ बचा नहीं, और उधर से क्या बचा? केवल 2H2, तो एरो 2H2। ये हो गई है नेट रिएक्शन ऑफ सेल, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये हो गई है कैथोड की रिएक्शन, और ये हो गई है एनोड की रिएक्शन। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट कहां पता चलता है? नेट रिएक्शन में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आया? H2O, जल, पानी, आज दिन है पानी 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 पानी, क्या बना? पानी बना, जल बना। और ये जल कहां गया? तो ये जल बेटे इस सेल में एक निकास द्वार होता है, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। H2O, यहां से H2O बाहर होता है, और इस H2O का उपयोग पीने के रूप में किया जा सकता है, पीने के पानी के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये प्योर H2O होता है। तो सेल में से H2O बना, उसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं? पेयजल में। और इस समय जो ऊर्जा निकली ना, उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर लेते हैं? विद्युतीय युक्तियों को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को चलाने के लिए। तो ये हुआ हमारा ईंधन सेल। अब देखो ईंधन सेल की विशेषताएं, ईंधन सेल की विशेषताएं तो यह बाद में उतार लेना, पहले हेडिंग डाल लो, इतनी जगह छोड़ दो। हाँ आइडिया तो है ना भाई, इतने पेज में आ जाएगा। हेडिंग डाल लो ईंधन सेल की विशेषताएं, इनको मिटा तो नहीं सकते ना। ईंधन सेल की विशेषताएं, चलो मैं बोल के बताता हूं, लिखो देखे। ईंधन सेल की विशेषताएं, नंबर 1, यह सेल पूर्णतया यह सेल पूर्णतया प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण रहित होता है। इस सेल से बिल्कुल भी क्या नहीं होता है? प्रदूषण नहीं होता है। तो एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता देखो, सेल में जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो H2O बना, और इस H2O का उपयोग कहां किया जा सकता है? पीने के पानी में किया जा सकता है। तो लिखो, सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, सेल में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बने हुए H2O का उपयोग पेयजल के रूप में किया जा सकता है। नंबर 3, देखो होता क्या है, आप इस सेल में लगातार ईंधन की पूर्ति करवाते रहो, ईंधन की लगातार पूर्ति करवाते रहो। अगर आप ईंधन की पूर्ति करवाते रहोगे तो सेल की जो कार्य अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। अरे जितने दिन आप इसमें H2 और O2 देते रहोगे, इसमें लगातार इसकी आपूर्ति करवाते रहो, सेल कार्य करता रहेगा। और इससे तो दोहरा फायदा भी तो है ना। हाँ घर पे लगाए ना ऐसा प्लांट, घर पे लगाओ, एक तो पानी पीवा का काम मासी, तो पानी की समस्या खत्म, और एक लाइट को बिल कौन देने पड़े, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो,
सेल में लगातार ईंधन की आपूर्ति करके, सेल में लगातार ईंधन की आपूर्ति करके सेल की क्रियाविधि को कार्यावधि को, सेल में लगातार ईंधन की आपूर्ति करके सेल की कार्यावधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 हो गई है ईंधन सेल की विशेषताएं। अब कई बार सवाल पूछ लेता है कि क्या ईंधन सेल में, देखो इसमें ज्वलनशील कौन है ईंधन सेल में, देखो ईंधन का कार्य किसने किया है, H2 ने, क्योंकि ऑक्सीजन ज्वलनशील नहीं होती, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है और H2O क्या होती है, ज्वलनशील गैस है। तो सवाल यह पूछ लेता है कि क्या ईंधन सेल में H2 के स्थान पर किसी अन्य पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है जिसका दहन हो सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डाल दो, क्वेश्चन लिखो, उन दो पदार्थों के नाम लिखिए, उन दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनका उपयोग ईंधन सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर, जिनका उपयोग ईंधन सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर ईंधन के रूप में किया जा सके। तो उन दो पदार्थों में बेटे एक तो हम मेथेन का उपयोग कर सकते हैं, CH4। मेथेन क्या होती है, गैस है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। प्राकृतिक गैसें होती है ना, LPG और CNG, उनका मुख्य घटक कौन होती है, मेथेन गैस ही होती है, ज्वलनशील गैस होती है। और एक इसकी जगह हम एथेनॉल का उपयोग भी कर सकते हैं, मेथेनॉल का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके NCERT में मेथेनॉल दिया हुआ है। तो ईंधन सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर हम CH4 यानी मेथेन या फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं, मेथेनॉल का। यह होता है ईंधन सेल कंप्लीट। अब ईंधन सेल में याद करने की बात ये, ईंधन सेल का नामांकित चित्र, ईंधन सेल की परिभाषा, या पूछ लेगा H2O2 सेल है उसका नामांकित चित्र बनाते हुए उसमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो ये तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा आपको कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकने वाले दो पदार्थों के नाम बता दो। और एक पूछ सकता है ईंधन सेल की विशेषताएं। क्या पूछ सकता है, विशेषताएं। बोलो ईंधन सेल समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया तो अब आप क्या करो, परिभाषा उतारो, फिर डायग्राम बनाओ और उसके बाद रिएक्शनें लिखो, क्योंकि डायग्राम को देखकर रिएक्शनें लिखी जाती है ना। तो मैं जो एक्स्ट्रा चीजें उनको मिटा देता हूं, ये मिटा दिया, यहां से कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ये पेयजल वगैरह लिख लिया है ना, ये पानी है सब जानते। और ये चाहे तो ये आयन जहां बनाए ना ये भी मिटा लो बस। अब जितना कुछ बोर्ड पे है ना वो उतार लो, पहले डायग्राम बना लो, परिभाषा तो लिख ली होगी, पहले डायग्राम बना लो, उसके बाद में एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं लिख दो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखो और नीचे आपको थ्योरेटिकल चीजें लिखवाती है। ठीक है बेटे, ठीक।